गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम राष्ट्रपति को बता रहे थे, उसी क्रम में हम आज आगे का सीखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है हम बता दिए थे। चुनाव की प्रक्रिया में जो नामांकन होता है, नामांकन की प्रक्रिया क्या होती है बताना रह गया था, तो आज हम बताते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव का नामांकन होता है, किसी भी पद का जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने से पहले हमको नामांकन कराना होता है, जिसको आप जो है किसी अधिकारी जो होता है, सक्षम अधिकारी, जो चुनाव आयोग द्वारा जो सक्षम अधिकारी बनाया जाता है, उसके समक्ष जा करके एक पेपर होता है, उसको भर करके साइन करके जमा करना होता है, वो नामांकन प्रक्रिया कहलाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया क्या होती है वो बताएंगे। नामांकन कैसे होता है देखिए, इस समय जो व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसने बताए थे उसके पद की कुछ योग्यताएं होती हैं। चुनाव लड़ना चाहता है, योग्यताओं में हमने बता दिया था, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो, ये चीजें हमने बता दी थी। तो इसमें जो है ये अगर कोई शर्तें पूरी करता है, और एक शर्त और थी, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, इन शर्तों को जो पूरा करता है वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। नामांकन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति चुनाव में जो शामिल होते हैं, वो निर्वाचक मंडल कहते हैं उसको। राष्ट्रपति चुनाव में जो लोग शामिल होते हैं वो निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, मतलब इसका मतलब क्या? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा, संसद में कौन कौन आता है? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के कैसे सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे? तो चुने हुए, ये चुन के आए, तो चुन के जितने सदस्य आते हैं वो संसद के चुनाव में, राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अर्थात अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें क्या होता है कि लोकसभा में अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि आंध्र भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। लेकिन अभी 104वां, कौन सा? 104वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 का जो व्यवस्था दे रखी थी उसमें उसका लोप कर दिया गया है। तो अब इसमें जो है आंध्र भारतीय
चुन के नहीं आएंगे, अर्थात इस लोकसभा की संख्या है कितनी होगी, 543 होगी। वैसे 545 थी या 543 होगी, क्योंकि दो सदस्य चुन के आते थे वो नहीं होंगे अगली लोकसभा से। अगली का ऐसे नहीं, क्योंकि नई लोकसभा का गठन 19 में हुआ था, उसके बाद संशोधन कर दिया गया था, तो अब आगे भारतीय समुदाय के लोग नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ भी जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो मनोनीत सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 12 सदस्य। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? जो साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में जिनका विशिष्ट योगदान है उनको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में उन 12 सदस्यों को मनोनीत करके भेजता है। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में चुनाव में सम्मिलित नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन लोग होंगे? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। और कौन होगा? और कौन होंगे इसमें? राज्य विधानसभाओं के राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य। अब राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुने हुए और संसद के दोनों सदनों में चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। जो इसका निर्वाचक मंडल होता है उसमें सम्मिलित होते हैं। अब इसमें राज्य विधानसभाएं हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेशों को संसद के चुनाव में या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हाँ, कुछ जगह है जैसे दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्यों को इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया जाता है। ये सदस्य जो है इनके निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो इनके नामांकन की प्रक्रिया पर फिर आते हैं। नामांकन की प्रक्रिया में क्या होता है? जो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं? ये संसद के दोनों सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो इनके 50 जो है सदस्य क्या हो? प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक होने चाहिए नामांकन के लिए और 50 सदस्य अनुमोदन करें। अनुमोदक होने चाहिए। ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं या प्रस्ताव रखते हैं। तो 50 सदस्य अनुमोदक हो, 50 सदस्य प्रस्तावक हो, तब व्यक्ति राष्ट्रपति के नामांकन भर सकता है। अगर ये सदस्य का साइन नहीं हुआ है, उसके नामांकन के साथ नहीं लगा है, तो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं हो सकता, नामांकन ही नहीं कर पाएगा, सम्मिलित कैसे होगा? अब अगर ये नहीं है तो ये जब होंगे तभी हम नामांकन कर पाएंगे। हालांकि 1997 तक जो प्रक्रिया थी तो इसमें 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक सम्मिलित होते थे। लेकिन 1997 के बाद ये वाली प्रक्रिया में आई गई कि 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे और साथ में कर दिया गया कि जमानत राशि भी कुछ जमा की जाती है नामांकन के साथ। अब जो व्यवस्था है 15,000 रुपया RBI में को जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का नामांकन करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है,
उस समय से 2,500 रुपया ही जमानत राशि के रूप में जमा होता था। अब जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा होता है। 50 सदस्य प्रस्तावक हो, 50 सदस्य अनुमोदक हो। कौन 50 सदस्य होंगे? ये जो निर्वाचक मंडल से आते होंगे, निर्वाचक मंडल से, ये निर्वाचक मंडल वाले होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी गांव के 50 सदस्य पकड़ ले या किसी स्थान के 50 सदस्य पकड़ के हम साइन करवा ले, ऐसा नहीं है। 50 सदस्य या 50 विधायक भी हो सकते हैं राज्य विधानसभाओं के, और संसद के सदस्य भी हो सकते हैं, चाहे राज्यसभा के और लोकसभा के किसी भी सदन के भी हो सकते हैं। ये 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक प्लस 15,000 रुपया क्या होगा? जमानत राशि होगी। जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी इनको, तब इनका नामांकन होगा। नामांकन हो जाएगा, उसके बाद अगर जिस व्यक्ति ने नामांकन किया है राष्ट्रपति पद का और चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है, लेकिन अगर उसे एक कुल वैध पड़े मतों का, कुल वैध पड़े मतों का 1/6 भाग, अगर वो कुल मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त कर लेता है, तो उसकी जो जमानत राशि है तो वापस हो जाएगी, अर्थात उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति पद का नामांकन होता है। नामांकन के बाद अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसे अपने पद और गरिमा की शपथ लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? शपथ। राष्ट्रपति पद की जो शपथ है, जैसा कि हम बता चुके हैं, भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप दिया गया है। उस शपथ के प्रारूप में हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल होते हैं, इनकी शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 दिया गया है। इसी के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति जब अपने पद की शपथ लेता है तो किसके समक्ष लेगा? जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेगा। कहेगा मैं अमुक श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूंगा और भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान की विधि का क्या करेगा? परिरक्षण करेगा। क्या करेगा? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा।
इसकी शपथ लेता हूं मैं, बाकी संविधान का क्या करूंगा, बाकी संविधान की विधि का क्या करेगा, परिरक्षण करेगा, देखेगा उसको कि विधियां कैसी है, अगर उसमें संशोधन करने लायक है या समय की आवश्यकता के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन करने लायक है तो परिवर्तन करेगा। संरक्षण मतलब उसकी देखभाल करेगा। प्रतिरक्षण, अगर संविधान पर कोई हमला करता है, संविधान को कोई नुकसान पहुंचाता है, उस स्थिति में संविधान की रक्षा करेगा। इसकी शपथ भारत के राष्ट्रपति लेते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। हाँ, राष्ट्रपति का पद का जो कार्यकाल है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष में वो रहेगा, ऐसा संविधान में कहा गया है, 56 में कहा गया राष्ट्रपति अपने पद से जिस तारीख को वो शपथ लेगा उस तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद का निर्वहन करेगा। इस दौरान अगर कोई समस्या हो जाती है तो अपने पद से हटाया भी जा सकता है, हट भी सकता है। तो इसको जो कार्यकाल समाप्ति का जो है इसका पीरियड कैसे होगा, इसका कार्यकाल जो है पदभार से 5 वर्ष रहेगा। और इसकी पद रिक्तता क्या होगी, मतलब पद से कैसे हटेगा, कैसे पद रिक्तता होगी, अपने पद से कैसे हटेगा ये। तो एक तो इसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, एक तो इसका क्या होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, हट जाएगा। दूसरा, मृत्यु हो जाए इनकी तो पद खाली हो जाएगा, राष्ट्रपति पद का खाली हो जाएगा। तीसरा, त्याग पत्र दे दे अपना, राष्ट्रपति स्वयं अपना त्याग पत्र दे दे तो पद रिक्त हो जाएगा। चौथा, महाभियोग, महाभियोग लाके भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग भी एक और न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग क्या होता है, एक और न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहा है या संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है तो राष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया संविधान में दी गई है जिसको महाभियोग कहा जाता है। और ये महाभियोग क्या है, महाभियोग में जो है जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं, संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा, ये इनके निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं और विधानसभाओं में सम्मिलित होते हैं। तो जो महाभियोग होता है, इस महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, संसद के सिर्फ दोनों सदनों को सम्मिलित किया जाता है। और अभी तक जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य जो विशेष क्षेत्रों से आते हैं, उनको भी महाभियोग
की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। चुनाव में सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन महाभियोग में सम्मिलित होते हैं और मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो महाभियोग लोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में लाया जाए चाहे लोकसभा में लाया जाए, दोनों सदनों में लाया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, अगर राज्यसभा में आया है महाभियोग तो क्या होगा, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य अगर है प्रस्ताव करते हैं या लिखित हस्ताक्षर करते हैं कि जो है राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, ये तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। तो ये 1/4 सदस्य होने चाहिए। जिस सदन में आ रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य इस प्रकार का एक लिखित आदेश करेंगे, लिखेंगे कि जो है राष्ट्रपति पद से हटा देना चाहिए। फिर ये सदन के पास आता है, सदन उसकी जांच करेगा, सदन जांच करेगा, सदन को लगता है कि नहीं इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए तो सदन में महाभियोग लाया जाएगा। और महाभियोग लाने के पहले ठीक है राष्ट्रपति को क्या 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग लाया गया है और आप या तो स्वयं या तो अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से इस सदन में उपस्थित हो, इस सदन में आपके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो उस सदन में महाभियोग लाया जाता है और सदन में अगर 2/3 बहुमत से 37 से कितनी 1/4 सदस्यों की सहमति से लाया गया है और पारित कितने सदस्यों से होगा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होगा। जब इस सदन में 2/3 बहुमत से अगर ये महाभियोग पारित हो गया है तो ये महाभियोग की प्रक्रिया अगले सदन को भेज दी जाएगी। मान लीजिए इस सदन में अगर आई है, लोकसभा में आई है तो ये राज्यसभा को भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा से प्रक्रिया शुरू हुई है तो वो लोकसभा को भेजा जाएगा। लोकसभा में भी वही होगा, बहस होगी, 2/3 बहुमत से अगर ये भी पास कर देते हैं, अगर दोनों सदनों से पास हो गया है और पास हो गया तो जिस दिन पास हो जाएगा महाभियोग उसी दिन राष्ट्रपति को अपने पद से जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। महाभियोग पारित हो गया, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ऐसा भारत में अभी तक कदापि हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया भारतीय संविधान में दी गई है कि इस तरीके से राष्ट्रपति को पद से। तो ये महाभियोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और इसी तरीके से उसके ऊपर महाभियोग लगा करके उसको पद से हटाया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में वो अपने पद से नहीं हट सकता, ये कारण है उनसे जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और इसके कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, जैसे ये अगर राष्ट्रपति अपने पद पे है, पद पे रहते हुए राष्ट्रपति अगर अपने पद पे है तो इसके विरुद्ध कोई भी न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है, चाहे आपराधिक हो चाहे गैर आपराधिक हो, इनके खिलाफ नहीं होगी। हाँ, ना ही इनको इनके खिलाफ कोई वारंट जारी होगा, ना ही इनको कोई गिरफ्तार कर सकता है, ये इनको विशेषाधिकार मिला होता है। ना इनको अगर ये कोई व्यक्तिगत कृत्य करते हैं तो व्यक्तिगत कृत्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो उसके थ्रू इनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन 2 माह पूर्व, कितने दिन पूर्व, 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि जो है आपके ऊपर ये आपकी जो है व्यक्तिगत कृत्य के कारण जो है आपके ऊपर ये न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है, आप अपना जो है पक्ष रख सकते हैं। 2 माह पूर्व इनको सूचना दे दी जाएगी। तो ये अपना देखते हैं क्या करना है, कैसे
रहेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम बताएंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, हम आगे चर्चा करेंगे। इनकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, किस तरीके से उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।